हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही में उस हर फैक्ट को जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ये सीरीज उन सभी के लिए फायदेमंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी से संबंधित एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स इतने बार आपके सामने से गुजरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और सीरीज यदि आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा नवप्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियां कौन सी हैं? बहुआयामी, वामपंथी झुकाव, प्रजातांत्रिक विश्लेषण, संघर्ष की नजरअंदाजगी। तो नवप्रकारवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? नवप्रकारवाद के संस्थापक अर्नस्ट बी हास को माना जाता है। अब बात करते हैं कि जेफरी अलेक्जेंडर ने इसमें क्या कहा है। इसमें पूछा है जेफरी अलेक्जेंडर की जो प्रचलित प्रवृत्तियां रही हैं नव प्रकारवाद की वो कौन सी हैं? तो बहुआयामी, हाँ बहुआयामी रही हैं। वामपंथी झुकाव, प्रजातांत्रिक विश्लेषण, संघर्ष की नजरअंदाजी। तो क्या वामपंथी झुकाव रहा है? तो वामपंथी झुकाव भी इनका रहा है, प्रजातांत्रिक विश्लेषण रहा है, लेकिन संघर्ष की नजरअंदाजी ये नहीं रही। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि नव प्रकारवाद क्या है? नव प्रकारवाद ने प्रकारवाद की कमियों को ही दूर किया। और जो प्रकारवाद में कहा जा रहा था कि सामाजिक घटनाओं का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो नव प्रकारवाद कहते हैं कि समाज में होने वाली घटनाओं का समाज पर सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही नहीं बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो संघर्ष की नजरअंदाजी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी ये सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और जेफरी अलेक्जेंडर ने क्या कहा है? जेफरी अलेक्जेंडर ने संस्कृति को स्वायत्त माना है, ऑटोनमस माना है, और इन्होंने संस्कृति को कारणात्मक संस्कृति के रूप में देखा है। और कहा है कि समाजशास्त्र का लक्ष्य ये समझाना है कि अर्थ, सिंबल्स और नैरेटिव्स स्वयं सामाजिक घटनाओं जैसे कि सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक परिवर्तन और संघर्ष के कारण कैसे बनते हैं। और साथ ही में इन्होंने सिविल स्फीयर का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें कहते हैं कि सिविल स्फीयर भी एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां सार्वजनिक विचार विमर्श और सहयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक समाज स्वयं को संगठित करते हैं। और जो सिविल स्फीयर है ये बाइनरी कोड पर काम करता है। साथ ही में इन्होंने कल्चरल, सोशल साइकोलॉजी के बारे में तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? कि सामाजिक कार्रवाई को समझने के लिए हमें व्यक्ति के आंतरिक मनोविज्ञान के बजाय सांस्कृतिक संरचनाओं को देखना चाहिए। और इस प्रकार से ये समाज को एक कल्चरल टेक्स्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चिंतक समाज का वर्णन किस रूप में करते हैं? भूमिकाओं और संस्थाओं के एक मानक ढांचे के रूप में, सूक्ष्म स्तर पर अंतःक्रिया के एक जटिल जाल के रूप में, या संघर्ष, असमानता और अलगाव के एक स्रोत के रूप में, या सामाजिक संबंधों की एक अस्थिर संरचना के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमिकाओं और संस्थानों के एक मानक ढांचे के रूप में समाज का ये वर्णन करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री जो है वो समाज की संरचना
और इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब संरचनात्मक प्रकारवाद का जो अग्रदूत माना जाता है वो माना जाता है एमिल दुर्खीम को। टालकट पार्सन्स, इनका नाम भी संरचनात्मक प्रकारवाद में प्रमुखता से लिया जाता है। और रॉबर्ट के मर्टन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टालकट पार्सन्स के सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं और इसे और अधिक व्यावहारिक बनाया है। ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, इनको भी संरचनात्मक प्रकारवादी में शामिल किया जाता है। ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या किया है, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने मानव शास्त्र के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रकारवाद को विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि संरचनात्मक प्रकारवाद में किसने एजिल मॉडल की चर्चा की है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा कि एजिल मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है टालकट पार्सन्स का है। टालकट पार्सन्स ने अपने एजिल मॉडल के सिद्धांत में समझाने का प्रयास किया है कि सामाजिक व्यवस्था अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 4 बुनियादी फंक्शंस पूरी करने होते हैं। इन्हीं 4 बुनियादी फंक्शंस को पार्सन्स ने एजिल मॉडल के तहत समझाया है, जहां ए का तात्पर्य है एडॉप्टेशन से, जी का तात्पर्य है गोल से, आई का तात्पर्य है इंटीग्रेशन से और एल का तात्पर्य है लेटेंट से। एडॉप्टेशन में पर्यावरण से संसाधन जुटाना और उसके साथ तालमेल बैठाना, जैसे इकोनॉमी। और गोल में क्या है, गोल में कहा है कि समाज का एक मुख्य लक्ष्य होता है। समाज अपने सदस्यों के लिए मुख्य लक्ष्य का निर्धारण करता है और वो चाहता है कि समाज के सदस्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करें, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, ये सब एक आदर्श समाज के निर्माण पर बल देते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए गरीबी, बेरोजगारी, इनको दूर करने के लिए नीतियां बनाते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में पार्सन्स ने कहा है कि व्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के बीच एकजुटता और समन्वय स्थापित करना ही मुख्य उद्देश्य है। और व्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के बीच जब एकजुटता होगी, समन्वय होगा, तो समाज का अस्तित्व बना रहेगा। और लेटेंसी, लेटेंसी या फिर पैटर्न मेंटेनेंस, इसके बारे में पार्सन्स कहते हैं कि मूलभूत मूल्यों को बनाए रखना, तनाव प्रबंधन करना, नई पीढ़ी को समाज के मूल्य सिखाना, ये सब लेटेंसी में शामिल होता है। और किसी सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए इन चारों का होना जरूरी है। एडॉप्टेशन, समाज में अनुकूलन करने की क्षमता हो। गोल, समाज अपने सदस्यों के लक्ष्यों का निर्धारण करे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के संसाधन उपलब्ध कराए। इंटीग्रेशन, समाज की जो संस्थाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हों। लेटेंस की जो मूल्य, मान्यताएं और रीति रिवाज है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित की जाए, ताकि समाज का अस्तित्व बना रहे। क्योंकि इंसान कुछ समय पश्चात अपना उम्र पूरा करने के पश्चात उनकी मृत्यु होना तय होती है, लेकिन मूल्यों, मानदंडों, नियमों और मान्यताओं का बना रहना जरूरी है ताकि समाज का अस्तित्व बना रहे। तो उसको उन्होंने लेटेंसी में शामिल किया है। जैसे लेटेंसी में ये कार्य करेगा कौन, ये परिवार, शिक्षा व्यवस्था इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, टालकट पार्सन। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर है
ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज को एक जैविक इकाई कहा है और इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन के अपने कॉन्सेप्ट में इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया है। साथ ही में इन्होंने एलिमिनेशन ऑफ अनफिट का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और स्पेंसर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हैं। और इन्होंने मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी ये चर्चा करते हैं। मिलिटेंट सोसाइटी अर्थात परंपरागत समाज, जहां अनुशासन की कठोर व्यवस्था को लागू किया जाता था। और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, आधुनिक समाज, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन प्रकारवादी नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, आर के मर्टन, टालकट पार्सन, एर्विन गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर होगा एर्विन गॉफमैन। एर्विन गॉफमैन, जिन्होंने रोजमर्रा की सामाजिक अंतःक्रियाओं अर्थात सोशल इंटरेक्शन का सूक्ष्म अवलोकन किया। और इनका मुख्य फोकस इंटरेक्शन ऑर्डर अर्थात अन्योन्य क्रियात्मक व्यवस्था पर था। यानी हम आमने सामने की मुलाकातों में खुद को और दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे प्रबंधित करते हैं। इसी क्रम में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, नाट्यकर्मीय विश्लेषण का सिद्धांत। अपने नाट्यकर्मीय विश्लेषण के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन एक नाटक की तरह है, जहां लोग एक्टर की तरह होते हैं, सामाजिक परिस्थितियों को मंच की तरह देखते हैं और अपनी भूमिका अदा करते हुए दर्शकों पर एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं, एक इम्प्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसके जो मुख्य घटक हैं वो हैं स्टेज। स्टेज अर्थात मंच, जिसको इन्होंने दो भागों में बांटा है, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। और साथ ही में एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ये भी इसका एक मुख्य घटक है, जिसके द्वारा लोग दूसरों को अपने बारे में जो दिखाना चाहते हैं उसे नियंत्रित करते हैं। इसमें कपड़े, बोलचाल, हाव भाव, ये सब इम्प्रेशन मैनेजमेंट पर शामिल होता है। लोग अपने इम्प्रेशन को मैनेज करते हैं। लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम किस प्रकार से बोलें, किस प्रकार से वेशभूषा धारण करें, किस प्रकार से हम व्यवहार करें, ताकि हमारा सामने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ सके। इस प्रकार से इन्होंने एक और अवधारणा का विकास किया है, वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा एक ऐसी विशेषता है जो किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य या अपूर्ण घोषित कर देती है। और इस प्रकार से इन्होंने स्टिग्मा के 3 प्रकार बताए हैं। स्टिग्मा अर्थात कलंक। और इसके जो 3 प्रकार बताए हैं वो है एक शारीरिक दोष, दूसरा इन्होंने चरित्र का दोष, तीसरा इन्होंने सामूहिक कलंक। शारीरिक दोष में जैसे कोई विकलांग या चेहरे पर कोई धब्बा, तो ये शारीरिक दोष में शामिल होता है। चरित्र का दोष जैसे मानसिक बीमारी, जेल जाने का इतिहास, नशीली दवाओं की लत, तो ये उसके चरित्र के बारे में स्टिग्मा क्रिएट कर देता है। और सामूहिक कलंक कोई जाति विशेष, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर ये अन्यों में अपने प्रति एक स्टिग्मा क्रिएट करता है। और कलंकित व्यक्ति के आधार शारीरिक दोष हो सकता है, चारित्रिक दोष हो सकता है या सामूहिक कलंक हो सकता है। तो वो व्यक्ति सामान्य लोगों के सामने अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करता है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन अर्थात पैराडिग्म का निर्माण किसने किया है? मर्टन, कॉम्टे, गारफिंकल, कूहन। तो इसका राइट आंसर होगा आर के मर्टन। आर के मर्टन ने पार्सन्स के
एब्स्ट्रैक्ट और व्यापक प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना की है और साथ ही में अधिक व्यावहारिक और अनुभवजन्य विश्लेषण का ढांचा प्रस्तुत किया है। उस ढांचे को ही प्रकार्यात्मक विश्लेषण का प्रतिमान अर्थात प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडिग्म कहा जाता है। और ये जो पैराडिग्म है, यह किसी भी सामाजिक घटना को विश्लेषण करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भूमिका के किस प्रकार की व्याख्या टालकट पार्सन्स ने की है? निर्धारित भूमिका, अस्वस्थ की भूमिका, विषय पूरक भूमिका या पारित भूमिका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्वस्थ की भूमिका अर्थात सिक रोल। सिक रोल की चर्चा पार्सन्स ने अपने कॉन्सेप्ट में की है और पार्सन्स ने बीमारी को केवल एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक अवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की सामाजिक भूमिका के रूप में देखा है और उन्होंने इस अवधारणा को ही सिक रोल नाम दे दिया। और इन्होंने सिक रोल को दो अधिकारों और दो कर्तव्यों में बांटा है। दो अधिकार क्या हैं? जो बीमार व्यक्ति होता है उसके पास दो राइट्स होते हैं। पहला राइट्स, बीमार व्यक्ति अपनी सामान्य सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। जैसे कोई ऑफिस का बीमार कर्मचारी होता है तो वो ऑफिस नहीं जा सकता है। एक बीमार छात्र स्कूल नहीं जा सकता है। समाज अस्थायी रूप से इन भूमिकाओं से छूट स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, तुम बीमार हो तो इस कारण से ऑफिस या स्कूल नहीं आ पाए हो, तो इसमें कोई गलती नहीं। दूसरा है कि बीमार व्यक्ति को यह माना जाता है कि वह अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है और यह व्यक्ति को दोष भावना और सामाजिक कलंक से मुक्त रखता है ताकि वह बिना शर्मिंदगी के मदद ले सके। दो कर्तव्यों की जो चर्चा की है पार्सन्स ने, वो उसमें पहला कर्तव्य है कि बीमार व्यक्ति को अपनी अवस्था को अवांछनीय मानना चाहिए और ठीक होने की इच्छा रखनी चाहिए। जैसे बीमार व्यक्ति से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे कहेंगे कि मैं जल्द से ठीक होकर वापस काम पर लौटना चाहूंगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बीमारी का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। बीमारी एक अस्थायी विचलन बनी रहती है। दूसरा कर्तव्य है कि बीमार व्यक्ति को तकनीकी रूप से सक्षम सहायता की तलाश करनी चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। अर्थात सक्षम सहायता, जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो गया, बीमार व्यक्ति है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे अपना इलाज करवाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर जो दिशा निर्देश दे उनको वो पालन करे और जल्द से जल्द ठीक हो सके ताकि वह पुनः काम पर लौट सके और समाज में अपने योगदान को निरंतर दे सके। इस प्रकार से जो सिक रोल है या रोगी की जो भूमिका है, वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और स्वास्थ्य प्रणाली को वैधता देने के लिए इसका महत्व बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकीकरण का तंत्र अर्थात सोशलाइजेशन का मैकेनिज्म और सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म में विभाजित किया है। ब्राउन, एसपनाडे, मर्टन और पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर है पार्सन्स, टालकट पार्सन। टालकट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि इसमें सोशलाइजेशन की प्रोसेस निरंतर चलती रहनी चाहिए और सोशल कंट्रोल के द्वारा इस सामाजिक व्यवस्था को अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामाजिकरण का तंत्र से क्या तात्पर्य है? सामाजिकरण का तंत्र अर्थात ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से
व्यक्ति को शारीरिक मानव से सामाजिक मानव में बदला जाता है और उसे सोशलाइज्ड करने का काम किया जाता है। और यह काम स्कूल करता है, परिवार करता है, धर्म करता है। तो स्कूल, परिवार और धर्म ये क्या है? ये सोशलाइजेशन के मैकेनिज्म है। और सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से तंत्र हैं जो सोशल कंट्रोल करते हैं और उन्हें समाज के नियम, मूल्यों, मानदंडों के विरुद्ध व्यवहार करने को रोकते हैं? तो ये सोशल नॉर्म्स हैं और सोशल वैल्यूज हैं और कल्चरल पैटर्न होते हैं। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो व्यक्ति को समाज के नियम, मूल्य, मान्यताओं के अनुसार चलने को निर्देशित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है यांत्रिकी और सांख्यिकी प्रारूप पर, मात्र यांत्रिकी प्रारूप पर, मात्र सांख्यिकी प्रारूप पर, मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, यांत्रिकी और सांख्यिकी प्रारूप पर। लेवी स्ट्रॉस जो एक जटिल संरचनावादी कहे जाते हैं और यह एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री और नृवंश विज्ञानी माने जाते हैं। इन्होंने संरचनावाद का सिद्धांत दिया, अर्थात स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, जिसमें ये कहते हैं कि मानव व्यवहार, भाषा, संस्कृति और पौराणिक कथाओं की सतही उपस्थिति के पीछे एक गहरी अदृश्य इनविजिबल संरचना होती है और यह संरचना सार्वभौमिक मानव मस्तिष्क के तर्क पर आधारित है। अर्थात ये कहते हैं जो समाज है, समाज मानव मस्तिष्कों की क्रिया अंतरक्रिया से मिलकर बना है। और इन्होंने सगोत्र विवाह निषेध का भी कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने द एक्सचेंज ऑफ वुमेन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और बाइनरी अपोजिशन का भी ये कॉन्सेप्ट देते हैं और इन्होंने मिथकों का संरचनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो सूचियां दी हैं जिन्हें आपस में मिलाना है। पावर एलीट, ये सी राइट मिल्स का कॉन्सेप्ट है। क्रियात्मक योजना, ये टालकट पार्सन्स का कॉन्सेप्ट है। सामाजिक क्रिया या प्रकार्यात्मक विकल्प जो ऑप्शन डी है, ये अभी हमने देखा, ये आर के मर्टन का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5। और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर होगा आर के मर्टन। मर्टन ने सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत व्यवहार के बीच संबंधों को समझाने के लिए भूमिका पुंज अर्थात रूल सेट और प्रस्तुति भूमिका अर्थात स्टेटस सेट की अवधारणाओं को विकसित किया है। रोल स्टेटस सेट की अवधारणा को हम समझते हैं। प्रस्तुति पुंज क्या होता है? तो प्रस्तुति पुंज से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक साथ धारण की गई सभी सामाजिक परिस्थितियों का समुच्चय। अर्थात एक व्यक्ति समाज में कई अलग-अलग पदों पर एक साथ होता है और इन सभी पदों के समूहों को परिस्थिति पुंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति घर में पिता हो सकता है, बाहर और घर में किसी का पति हो सकता है और बाहर जो अपना व्यवसाय में वो एक डॉक्टर हो सकता है और अगर उसकी रुचि क्रिकेट टीम में होती है तो क्रिकेट टीम का वह कैप्टन हो सकता है। वह एक धार्मिक संस्था का सदस्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी उसकी अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियां हैं और इन सब का समूह उसकी परिस्थिति पुंज बनाता है। अब भूमिका पुंज की बात कर लेते हैं। भूमिका पुंज किसी एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं के समूह को भूमिका पुंज कहते हैं। एक पद पर रहते हुए
एक व्यक्ति से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। इन सभी अपेक्षाओं के समूह को ही उस पद की भूमिका पुंज कहते हैं। जैसे एक विद्यालय के प्रोफेसर की परिस्थिति पर विचार करें। इस एक परिस्थिति से जुड़ी उसकी भूमिका पुंज में कई लोगों के साथ व्यवहार जुड़ा होता है। जैसे छात्रों के साथ शिक्षक की भूमिका में होता है, प्रोफेसर्स के साथ सहकर्मी की भूमिका में होता है, विभागाध्यक्ष जो हेड होता है, एचओडी होता है, उसके साथ अधीनस्थ अथवा कर्मचारी की भूमिका में होता है, और जो विद्यालय के प्रशासन के साथ नियमों का पालन करने वाले की भूमिका के रूप में वो इंसान होता है। इस प्रकार से वो एक परिस्थिति से कई सारी जुड़ी हुई भूमिकाएं, और वो सारी भूमिकाएं भूमिका पुंज बनाती हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? आर के मर्टन। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बी मेलोनोस्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं। किसकी महत्ता पर? मौखिक इतिहास की महत्ता पर, अंतर्वस्तु विश्लेषण की महत्ता पर, निर्वंश विज्ञान की महत्ता पर, या आख्यान की महत्ता पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वंश विज्ञान की महत्ता पर बी मेलोनोस्की बल देते हैं। क्योंकि हमने पिछले भी कहा है कि बी मेलोनोस्की क्या है? ये एक निर्वंश विज्ञानी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? टालकट पार्सन, आर के मर्टन, अल्बर्ट कोहन, या इमाइल दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर होगा आर के मर्टन। आर के मर्टन ने एक धारणा थी कि किसी प्रकार को पूरा करने के लिए केवल एक ही संरचना जिम्मेदार है। इस विचार को इन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है किसी प्रकार को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक संरचनाएं होती हैं। सिर्फ एक ही संरचना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक संरचना भी होती है। उस संरचना के फेल हो जाने पर वो जो कार्य होता है, समाज का जो फंक्शंस होता है, वो दूसरी संरचना करती है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक ही प्रकार को पूरा करने के लिए वैकल्पिक संरचनाएं होती हैं, ऐसा ये मानते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे सपोज करो एक धर्म है। धर्म व्यक्ति को मानसिक संतोष देता है, नैतिक मार्ग पर चलने की सलाह देता है। धर्म का कार्य व्यक्ति की जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत करता है, प्रकृति के बारे में, दुख के बारे में, दुख के कारण के बारे में। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि धर्म के अलावा भी अन्य संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का काम करती हैं। जैसे राजनीतिक विचारधारा, मानवतावादी संगठन जो व्यक्ति को नैतिक मार्गदर्शन और उनके लक्ष्य को डिसाइड करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। मेलिनोव्स्की के प्रकारवाद को कहा जाता है सांस्कृतिक प्रकारवाद, संस्थागत प्रकारवाद, व्यक्तिपरक प्रकारवाद, या सामाजिक प्रकारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिपरक प्रकारवाद। ब्राउन मेलिनोव्स्की एक निर्विज्ञानी है, अर्थात एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने कार्यात्मकवाद का सिद्धांत दिया है जिसने सामाजिक विज्ञान को गहराई से प्रभावित किया है। मेलिनोव्स्की ने कहा है कि किसी भी समाज की हर सामाजिक संस्था, प्रथा, रीति रिवाज, धर्म, विश्वास का एक विशिष्ट कार्य होता है, और ये सभी तत्व मिलकर एक ऑर्गेनिक सिस्टम अर्थात जैविक तंत्र की तरह काम करते हैं जो समाज को बनाए रखते हैं। समाज को बनाए रखने वाले जो अलग अलग अंग हैं, समाज की संस्थाएं हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, अपने अपने प्रकारों से समाज को बनाए रखने का काम करती हैं। इन्होंने जैविक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने आवश्यकताओं के बारे में कहा है कि संस्कृति मनुष्य की मूलभूत जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक तरीका है, और इन आवश्यकताओं से ही
सांस्कृतिक संस्थाओं का जन्म होता है। समाज उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सांस्कृतिक संस्थाओं को जन्म देती है, जो उन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जो समाज की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन्हें उसने बेसिक नीड्स, डेरिवेटिव्स नीड्स और इंटीग्रेटिव नीड्स में क्लासिफाई किया है। बेसिक नीड्स जैसे भोजन, प्रजनन, स्वास्थ्य। डेरिवेटिव्स नीड्स अर्थात व्युत्पन्न आवश्यकता, जो बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में पैदा होती हैं। इंटीग्रेटिव नीड्स जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। साथ ही में मेलिनोव्स्की ने जादू, धर्म, विज्ञान पर भी अपने विचार दिए हैं और कहा है कि विज्ञान उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां ज्ञान और तकनीक से काम लिया जा सकता है। जादू उन सिचुएशंस में प्रयोग किए जाते हैं जो अनिश्चितता, जोखिम और भाग्य पर निर्भर होता है, जहां विज्ञान से काम नहीं आता या विज्ञान से काम नहीं चलता। जादू व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। धर्म जीवन के संकटमय पलों जैसे मृत्यु, बीमारी इत्यादि में मनोवैज्ञानिक सहारा देता है, साइकोलॉजिकल सहारा देता है और सामाजिक एकजुटता बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मर्टन द्वारा प्रस्तावित कार्यात्मक विकल्पों का अर्थ है एक कार्य को अन्य कार्य से बदला जा सकता है। गलत, ऐसा मर्टन ने नहीं कहा है कि एक कार्य को दूसरे कार्य से बदला जा सकता है, बल्कि मर्टन कहते हैं कि एक कार्य को करने वाले संस्थाओं के विकल्प के रूप में अन्य संस्थाएं भी होती हैं। जब वो संस्थाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, तो उन कार्यों को उसके ही पैरेलल में एस्टेब्लिश जो दूसरी संस्थाएं विकल्प के तौर पर वो उन कार्यों को कर देती हैं। इसलिए पहला गलत हो जाता है। एक कार्य में एक से अधिक सामाजिक रूप शामिल हो सकते हैं, ये सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाता है। दूसरा सही है लेकिन एक गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए प्राकल्पना में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था जो किस पर आधारित है? स्वैच्छिकतावादी स्थापना पर, सामाजिक स्थितियों पर, ऐतिहासिक जड़ों पर, सांस्कृतिक बंधनों पर या सामूहिक स्मरण पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वैच्छिकतावादी स्थापना पर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा डैश से ग्रहण की है। तो प्रकार की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन ने किससे ग्रहण की है? प्रकार की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन ने जीव विज्ञान से ग्रहण की है। रेडक्लिफ ब्राउन जो कि एक ब्रिटिश सामाजिक नरवंश विज्ञानी है और इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इनका मानना था कि किसी भी समाज की अलग अलग संस्थाएं जैसे धर्म हो गया, परिवार हो गया, राजनीति हो गया, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक सुसंगत संरचना बनाती हैं। इन संस्थाओं का अस्तित्व समाज के स्थायित्व, स्टेबिलिटी और एकीकरण को बनाए रखने में उनके फंक्शंस के कारण है। ये संस्थाएं समाज में इसलिए हैं क्योंकि ये समाज में स्थायित्व बनाए रखने का काम करती हैं, ये समाज में एकीकरण बनाए रखने का काम करती हैं और इन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में कहा है कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, जैसे रक्त संबंध, विवाह संबंध, आर्थिक राजनीतिक संबंध। और साथ ही रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि समाज के अस्तित्व के लिए सामाजिक एकीकरण आवश्यक है और सामाजिक एकीकरण करने का काम सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं करती हैं। साथ ही इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों में रिचुअल्स का अध्ययन किया और दिखाया कि कैसे ये अनुष्ठान समूह सामूहिक भावना को व्यक्त करके और मजबूत करके सामाजिक एकजुटता बनाए रखते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं
कि सामाजिक संरचना का जो अध्ययन है वो स्वयं व्यक्तियों से ऊपर और स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। समाज एक ऐसी प्रणाली है जिसके स्वयं के नियम और संरचनाएं हैं और साथ ही ये मानव विज्ञान को एक तुलनात्मक विज्ञान मानते हैं और इनका मानना था कि अलग-अलग समाज का अध्ययन करके ही हम सामाजिक संरचना के सार्वभौमिक नियमों की खोज कर सकते हैं। इस प्रकार से इनकी जो अवधारणा है वो सामाजिक जीव विज्ञान से ग्रहण की गई है। चूंकि ये एक मानव विज्ञानी है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मैलिनोव्स्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है? सामाजिक संबंधों पर, संरचनाबद्ध संबंधों पर। तो इसका राइट आंसर होगा संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर। थैंक यू गाइस, आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए।